हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्या आप जानते हैं सीरीज का सेट 10 देखेंगे, जिसमें क्लास 9 में दिए गए क्या आप जानते हैं से संबंधित बनने वाले संभावित प्रश्नों का पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले क्लास 9 का 3 पार्ट और क्लास 6, 7, 8 का पूरा टॉपिक हमने कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लास 8 तक का PDF फाइल अपलोड कर दिया गया है, वहाँ पे जा करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन। चलिए आज का सेशन का देखिए, यहाँ पे जनगणना से संबंधित एक कटिंग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखते हैं ध्यान से। लिखा है एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती हैं। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत होता है। क्या आप अपने कभी जनगणना रिपोर्ट देखा है? आप अपने पुस्तकालय में से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी बात हुई, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि जनगणना किसे कहते हैं, पहली जनगणना कब हुई, ठीक है, और नियमित जो जनगणना शुरू हुई कब से शुरू हुई, ठीक है, और ये कितने वर्षों पर किया जाता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है। अगर इसके अलावा भी ध्यान रखना चाहते हैं तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में शुरू हुई थी। ठीक है, 1872 में पहली जनगणना आप कह सकते हैं इसे, पहली जनगणना। याद क्या रखना है यहाँ पे? याद ये रखना है कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी। किसके काल में हुई थी? तो ये लॉर्ड मेयो के समय में ये शुरू हुआ था। ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, और अगर हम बात करें पहली नियमित जनगणना, अगर नियमित पूछ लिया जाए, नियमित जनगणना, तो ये 1881 से शुरू हुआ था, जो कि उस समय लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना शुरू हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तब याद रखिएगा 1951। बात समझ में आया? पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड मेयो के समय में, और नियमित जनगणना हुआ था 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, जबकि 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि अभी भारत में 15वीं जनगणना हुई थी 2011 में। अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 में कौन सी जनगणना हुई थी, तो ये भारत की 15वीं जनगणना हुई थी 2011 में। ठीक है, उस समय अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसमें प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, जबकि उस समय राष्ट्रपति थे आई थिंक प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, 2011 में। तो ये सभी चीज़ें फैक्ट याद रखिएगा। यहाँ से सवाल ज्योग्राफी में तो नहीं, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि जनरल GK GS का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इससे सवाल क्या बनता है। पहला सवाल है कि जनगणना का सही अर्थ क्या है? जनगणना का अनुमान लगाना, जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड करना, या निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना करना। तो यहाँ पे सी कथन बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हो गया था। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? 1857 में, 1872 में, 1881 में, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद होगा 1872 में। ठीक है, भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी, और नियमित जनगणना अगर आपसे पूछा जाए तब क्या बताएंगे? 1881, जबकि 1857 में क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली संपूर्ण या पूर्ण जनगणना या नियमित जनगणना कब की गई थी? 1872, 81 या फिर 91? सही आंसर क्या हो जाएगा? 1881। ठीक है, पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे है कटिंग में दिया हुआ था कि ज्ञात कीजिए
क्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है। ठीक है, तो आइए पहले इसको समझेंगे और फिर इसे सवाल देखेंगे। ठीक है, देखिए भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारण, भारत में जनसंख्या हर क्षेत्र में समान रूप से नहीं पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक जनसंख्या है जबकि कुछ क्षेत्रों में बहुत कम। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला तो कारण इसका भौतिक कारण या प्राकृतिक कारण आप कह सकते हैं, जैसे जलवायु। समशीतोष्ण व अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है, जबकि अत्यधिक गर्म या ठंडे क्षेत्रों में जैसे कि रेगिस्तान हिमालय में यहाँ पे कम देखने को मिलती है। जबकि जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र वाले जो मैदानों में देखेंगे कि जनसंख्या यहाँ पे बहुत अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जलवायु अनुकूल होती है। ठीक है, तो पहला तो कारण हो गया जलवायु का। दूसरा है भू आकृति। समतल मैदानों में बसावट आसान होती है, इसलिए यहाँ जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है, जो कि पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में कम देखने को मिलती है। ठीक है, तीसरा रीजन है मृदा की उर्वरता। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में कृषि बेहतर होती है, जिससे जनसंख्या अधिक यहाँ पे देखने को मिलती है। एक कारण है जल की उपलब्धता। जाहिर सी बात है, पानी नहीं रहेगा तो लोग वहाँ पर कैसे जीवन बसाव करेंगे, कैसे जीवन जिएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नदियाँ, झील, पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या सघन पाई जाती है, जैसे उत्तर भारत के बारे में बात करें हम तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका भौतिक कारण या प्राकृतिक कारण। एक होता है आर्थिक कारण भी, जैसे कृषि विकास। सिंचाई व उन्नत कृषि वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। उद्योग एवं खनिज संसाधन, उद्योग वाले क्षेत्र जैसे कि मुंबई, कोलकाता, रोजगार के कारण घनी आबादी देखने को मिलते हैं। अब जहाँ पे देखेंगे कि उद्योग और खनिज संसाधन हैं, वहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे रोजगार के कारण घनी आबादी देखने को मिलेगा। जैसे मुंबई आप देख सकते हैं, कोलकाता में देख सकते हैं, यहाँ पे उद्योग बहुत ज़्यादा है, खनिज पाए जाते हैं, संसाधन पाए जाते हैं, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, परिवहन एवं व्यापार, तो अच्छे परिवहन व व्यापारिक सुविधाओं वाले क्षेत्रों में भी जनसंख्या अधिक होती है। अगर परिवहन और व्यापार का साधन है तो वहाँ भी जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, ये हो गया आपका आर्थिक कारण। एक होता है सामाजिक एवं ऐतिहासिक कारण भी। ठीक है, तो शहरीकरण, शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार की सुविधाएं होने से जनसंख्या अधिक होती है। देखते हैं ना, अधिकतर गांव से लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, या फिर अगर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए शहरों की तरफ भागते हैं, तो वहाँ पे भी देखेंगे कि एक ये कारण हो जाता है। एक होता है ऐतिहासिक बसावट। प्राचीन काल से ही बसे क्षेत्रों में जनसंख्या घनी पाई जाती है। जो प्राचीन काल से जहाँ जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते आए हैं, वहीं पे ज़्यादा देखने को मिलती है जनसंख्या। एक है आपका प्रवास, रोजगार व बेहतर जीवन के लिए लोग विकसित क्षेत्रों की ओर जाते हैं। शायद हमने शहरीकरण में ही ऐसा डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो ये आपका मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सवाल क्या बनेगा। सवाल है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है। थार मरुस्थल में, हिमालय क्षेत्र में, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में, या एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सिंपल सा सवाल है, सिंपल से इसका जवाब है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कारण जनसंख्या के असमान वितरण से संबंधित नहीं है। असमान वितरण से संबंधित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस पॉइंट को पकड़िएगा। जलवायु, भू आकृति, जल उपलब्धता, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा विकल्प नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो जनसंख्या के असमान वितरण से संबंधित सभी चीज़ें हैं। जलवायु भी है, भू आकृति भी है, जल की उपलब्धता भी है। ये सभी देखेंगे कि जनसंख्या के वितरण से संबंधित है। जलवायु पर डिपेंड करता है कि वहाँ जनसंख्या कैसी होंगी। भू आकृति अगर मान लेते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र है, समतल मैदान है, तो उस हिसाब से जनसंख्या एडजस्ट होती है ना। जल की भी देखेंगे आपकी, अगर जल कहीं अगर उपलब्ध है तो वहाँ पे जनसंख्या देखने को मिलेगी। जहाँ पे जल ही नहीं, जैसे कि राजस्थान के चले जाइए थर्मल की तरफ, तो वहाँ पे जनसंख्या कम देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये भी कारण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ई हो जाएगा। ठीक, चलिए एक और यहाँ पे कटिंग दिया हुआ था। इस कटिंग में क्या है देखिए जरा, जनसंख्या की पहले बात करेंगे, फिर क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जनसंख्या के बारे में लिखा है कि दुनिया में जितना भी पॉपुलेशन है उसका भारत के पास देखेंगे तो 17.5% अकेली आबादी है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर यदि यहाँ पे 200 लोग पूरा दुनिया में हैं, अगर ऐसा है कि 200 लोग ही पूरे दुनिया में हैं, तो इसका मतलब कि भारत में कितने लोग हैं, 17 दूनी 34 और 1 35 लोग भारत में हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहने का मतलब है। तो शेष विश्व में याद रखना है कि 82.5%, जबकि अकेले भारत में 100% का 17.5% भारत में निवास करता है। ठीक है, जबकि क्षेत्रफल के बारे में बात करें, एरिया के बारे में बात करें, तो पूरा दुनिया 100% में से पूरे वर्ल्ड में
भारत को छोड़ करके 97.6% है, जो कि भारत के पास सिर्फ और सिर्फ 2.4% है। अब समझ सकते हैं कि आबादी कितनी ज़्यादा और भूमि जमीन कितना कम, है ना। क्षेत्रफल सिर्फ भारत के पास पूरे वर्ल्ड का 2.4% ही है, जबकि जनसंख्या में देखेंगे कि अकेले भारत में सिर्फ 17.5% निवास करती हैं। ये तो 2011 के अकॉर्डिंग का डेटा है ये, अभी तो और ये आपको चेंज देखने को मिलेगा आगे चल करके, ठीक है। हाँ, ये तो नहीं बदलेगा, ये आपका नहीं बदलेगा, क्षेत्रफल नहीं बदलेगा, लेकिन ये आपको बदलता हुआ दिखेगा, मतलब कि जनसंख्या घनत्व पर भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा फिर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सवाल क्या बन सकता है। सवाल है आपसे, विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत भाग कितना है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत भाग कितना है। देखिए जनसंख्या दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, 82.5%, 97.6%, 17.5%, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 17.5% जनसंख्या का बात हुआ है, ठीक है। जनसंख्या कितना है, 17.5% है पूरे विश्व का। चलिए अगला सवाल है, विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत भाग कितना है। विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत भाग कितना है, 17.5%, 82.5%, 97.6%, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत पूछा है आपसे, क्षेत्रफल के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो क्षेत्रफल भारत में देखेंगे, क्षेत्रफल में भारत का जो प्रतिशत है कितना है, 2.4%, ठीक है, 2.4% आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्षेत्रफल की बात हो रही थी यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ई यहाँ पे सही होगा, ठीक। चलिए अगला सवाल है, विश्व की जनसंख्या में शेष विश्व का हिस्सा कितना है। विश्व की जनसंख्या जितनी भी है उसमें बाकी वर्ल्ड का यानी कि भारत को छोड़ करके पूरे विश्व में हिस्सा कितना है उसका, 17.5%, 82.5% या फिर 2.4%, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सवाल अच्छे से पढ़िएगा, इसका सही आंसर होगा बी विकल्प, 82.5%, ठीक है। बाकी भारत में देखा जाए तो 17.5%, दोनों को जोड़ेंगे तो 100% मिलेगा आपको। चलिए एक और यहाँ पे कुछ कटिंग दिया हुआ था, 18 जीव मंडल नीचे के बारे में, जो कि आरक्षित क्षेत्र है। ये 18 का नाम याद रखिए, यहीं से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र में नहीं आता है या आता है, इस तरह से करके कन्फ्यूज किया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे से सुंदरवन है, मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी है, नंदा देवी, नौकरेक है, ग्रेट निकोबार है, मानस है, सिमलीपाल है, दिहांग दिबांग, डिब्रू साइकोवा है, अगस्तमलाई है, कंचनजुंगा है, पंचमढ़ी है, अचनक कमार अमरकंटक है, कच्छ है, ठंडा रेगिस्तान है, शेष अचलम है और पन्ना है। तो ये इन 18 को नाम याद रखिए। और यहाँ पे हमने अलग से 18 का लिस्ट निकाल करके और उनका किस राज्य में स्थिति है बनती है वो हमने यहाँ पे अलग से आपको दे दिया है। तो ये PDF फाइल में आप देख सकते हैं, इसे कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो याद क्या रखना है पहले तो कि सुंदरवन कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है, कच्छ कहाँ है, गुजरात में है, मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, दिहांग दिबांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठंडा रेगिस्तान में याद रखिएगा आपको कहीं कहीं हिमाचल प्रदेश भी देखने को मिलेगा और कहीं लद्दाख देखने को मिलेगा। एक्चुअली में ठंडा रेगिस्तान जो है ना लद्दाख में तो है ही है, लेकिन सब कुछ भाग जो है ना हिमाचल प्रदेश तक ही फैला हुआ है, यानी कि कुछ भाग हिमाचल प्रदेश में भी है, इसीलिए ठंडा रेगिस्तान जो है ये कहीं कहीं हिमाचल प्रदेश भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। आगे देखिएगा नीलगिरी, ये तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में ही फैला हुआ है, ठीक है। डेब्रू सेखोवा जो है ये असम में है, ये तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। शेषाचलम, जिसे शेष अचलम भी कहते हैं, ये आंध्र प्रदेश में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। अगस्त्यामलाई ये केरल और तमिलनाडु में फैले हुए हैं, जो कि पन्ना मध्य प्रदेश में है। नौकरेक ये मेघालय में है, ये जरूर याद रखिएगा नौकरेक वाला, ये एग्जाम में पूछा जाता है वैसे। कंचनजंगा तो ये तो सभी को याद होगा, सिक्किम में है। ग्रेट निकोबार ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में है, जबकि मानस असम में, ये भी सबको याद होगा, है ना। अचनक कमर अमरकंटक वाला ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये 18 जीव मंडल नीचे के बारे में याद रखिएगा कि कौन सा कहाँ पे स्थिति बनती है, ठीक है। यहाँ पे इसका लिस्ट दिया हुआ है, आप इसे PDF फाइल में जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखें, पहला सवाल क्या बन रहा है, भारत में कुल कितने जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र हैं, जैसा कि छवि में दर्शाया गया है, अर्थात तो वहाँ पे एक छवि था ना ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 16, 18, 20, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। कितना, 18। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव मंडल निचय का नाम नहीं है, बताना है कौन सा एक जीव मंडल निचय का नाम नहीं है।
सुंदरवन, कांजीरंगा, नंदा देवी। तब देखे होंगे लिस्ट में कि सुंदरवन का नाम था, नंदा देवी का नाम था, कांजीरंगा का नाम नहीं था। अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कांजीरंगा यहाँ पे देखेंगे कि जीव मंडल नीचे का नाम यहाँ पे नहीं है, इसमें शामिल नहीं है। देखिएगा कांजीरंगा कहीं नहीं मिलेगा आपको शायद। ठीक है, देखिए सुंदरवन है, मनरखाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग है ना, डिब्रू साइकोवा है, अगस्त्यमुलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अचनाकमार, अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान से अचलम और ये पन्ना। तो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वाला कांजीरंगा। ठीक है, कांजीरंगा है लेकिन यहाँ पे कंचनजंगा है लेकिन कांजीरंगा नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी और अगस्त्यामुलाई किस प्रकार के क्षेत्र हैं? राष्ट्रीय उद्यान, वन्य अभ्यारण्य, जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह के सवाल देकर कंफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी कहाँ स्थिति बनती है इनका, वो भी जरूर देखते हुए चलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर से कटिंग दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है। प्रवासी पक्षी के बारे में दिया है कि भारत के कुल दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। कुल नहीं है, कुछ है, सॉरी। भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। शीत ऋतु में साइबेरियन जो सारस है ना, ये बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, कच्छ का रण। और कहाँ है ये भी याद रखिएगा, गुजरात में है ना, याद रखिएगा। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती हैं वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में आती हैं। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती हैं वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में आती हैं और खारे की कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती हैं और बच्चों को पालती हैं। देश में अनेक दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक है। क्या यह हमारी कीमती धरोहर नहीं है? है ना। तो चलिए देखते हैं इसे सवाल क्या बनेगा। पहला सवाल बन सकता है कि भारत के कुछ दलदली भाग किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भारत के कुछ दलदली जो भाग हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? प्रवासी पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, मछलियों के लिए, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल, आसान सा जवाब, प्रवासी पक्षियों के लिए। भारत के कुछ दलदली भाग किसके लिए प्रसिद्ध हैं? प्रवासी पक्षियों के लिए। अगला सवाल है, शीत ऋतु में कौन से सारस बहुत संख्या में भारत आते हैं? भारतीय सारस, साइबेरियन सारस, अफ्रीकी सारस, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा साइबेरियन सारस। याद रखिएगा शीत ऋतु में साइबेरियन सारस जो है ना, ये बहुत संख्या में भारत आते हैं। शायद आपके मन में आ रहा होगा कि साइबेरियन सारस आखिर कहाँ का है, कहाँ का पक्षी है। तो याद रखिएगा साइबेरियन जो सारस है ना, ये आपका रूस का पक्षी है। ये रूस आप लोग जान रहे हैं ना, तो ये साइबेरियन साइरस जो है, ये साइबेरिया जो आपका रूस है, रूस में आता है, तो वहाँ से ये पक्षी आती थी। लेकिन याद रखिएगा ये तो इसे हम प्रवासी पक्षी भी कहते हैं और सर्दियों में ये भारत आया करता है। इसका एक जो प्रसिद्ध स्थान है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य भी है, जो कि केवला देवघाना जानते होंगे आप लोग, जो राजस्थान में स्थित है, वहाँ पर आती थी पहले। लेकिन अब देखेंगे तो लगभग ये भारत में विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, अब नहीं देखने को मिलता है। ये कहानी बहुत पुरानी हो गई जब ये आते थे भारत में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा साइबेरियन सारस कहाँ की हैं? रूस के हैं और ये प्रवासी पक्षी की तरह हैं। ठीक है, जो कि शीत ऋतु में भारत आते थे। ठीक है, अब ये विलुप्त के कगार पर है, कह सकते हैं बिल्कुल दिखता नहीं है ये। चलिए आगे देखते हैं। कच्छ के रण में हजारों की संख्या में कौन से पक्षी आते हैं? साइबेरियन सारस, बतख, लाल सुंदर व कलंगी वाली फ्लेमिंगो, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगो। ठीक है, ये कच्छ के रण में हजारों की संख्या में यहाँ पे ये वाला पक्षी आते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिए कि ये फ्लेमिंगो भारत की नहीं है। ये मुख्यतः अफ्रीका, दक्षिण यूरोप और पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, लाल सुंदर कलंगी जो फ्लेमिंगो है ना, ये आपका मुख्यतः देखने को मिलता है अफ्रीका, दक्षिण यूरोप और पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों में। ठीक है, फ्लेमिंगो भारत के लिए एक प्रवासी पक्षी है और ये भारत में सर्दियों में यहाँ पे आती हैं। ठीक है, खास करके भारत के प्रमुख स्थान के बारे में बात करें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, तो रन ऑफ कच्छ, चिल्का झील और पुलिकट झील। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला आया है यहाँ पे, क्या आप जानते हैं?
भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में। ठीक है, तो ये बहुत ही शॉर्ट में दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी एक्स्ट्रा लेके चलते हैं ताकि एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पे फंसे नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारत का वन जीव या जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन जीवों, पक्षियों और पौधों के संरक्षण के लिए बनाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। ठीक है, यह अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था वन जीवों को संरक्षण करना, अवैध शिकार को रोकना, जैव विविधता को सुरक्षित रखना। ठीक है, तो याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ये जो अधिनियम था 1972 वाला, उसमें उसका उद्देश्य क्या था? तो ये तीनों उद्देश्य याद रखिएगा, वन जीवों का संरक्षण करना, अवैध शिकार को रोकना, जैव विविधता को सुरक्षित रखना। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य, संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। ठीक है, और जानवरों को अनुसूची में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, जानवरों को अनुसूचियों में बांटा गया है, जैसे शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 इस तरीके से करके। और सबसे जो अधिक संरक्षित जो है ना शेड्यूल, वो कौन सा है? शेड्यूल 1 है, अनुसूची 1 है, जिसमें बाघ, हाथी जैसे प्राणियों को यहाँ पे संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा, चलिए अब सही है। चलिए, तो यहाँ पे फिर से गड़बड़ हो गया, जस्ट 1 मिनट। चलिए अब सही है। चलिए अगला सवाल है, भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सिंपल सा सवाल है कि भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1950, 1962, 1972। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1972। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक संरक्षित जीव किस अनुसूची में आते हैं? तो ये 1, 2, 3 या 4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे अधिक संरक्षित जीव शेड्यूल 1 या अनुसूची 1 में आते हैं। ठीक है, चलिए एक और यहाँ पे देखिएगा कि आप जानते हैं, दिया हुआ है कि एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं? आइए अब सवाल क्या है इसमें। सवाल है कि एशियाई शेर भारत में मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन, गिर के जंगल, कांजीरंगा या रणथंभौर? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका गिर के जंगल, अर्थात बी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है, याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन था। क्लास 9 यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग क्लास 10th का अब देखेंगे, वो वाला क्या आप जानते हैं, और बाकी जो कटिंग दिया रहता है इसमें एक और कटिंग था, इस बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेशन को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये थोड़ा सा क्या यहाँ पे दिया हुआ है, शायद यहाँ से सवाल बनना हो तो बने, तो हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। औषधीय पादप के बारे में दिया हुआ है कि भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। ठीक है, आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें 52 पादप अति संकटग्रस्त है और 49 पादपों का विनष्ट होने का खतरा है। हाँ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अपने आप में ध्यान रखिएगा, इससे ज्योग्राफी में सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत, है ना, रेड जो डेटा लिस्ट होता है, उसमें 352 पादपों की गणना की है, जिसमें 52 पादप अति संकटग्रस्त है। जनगणना की गणना कितना का किया गया है? 352 पादप का प्लांट का, जिसमें से 52 जो है ना, ये तो पूरे जो है सो अति संकटग्रस्त में रखा गया है, जबकि 49 पादप ऐसे हैं जो कि विनष्ट होने के खतरा पर है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप है जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान क्या रखना है कि विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की, जिसमें 52 पादप जो है अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादप तो विनष्ट होने के खतरा है। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले इसमें देखिएगा, सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी पादप, कचनार, ये सभी क्या क्या है देखिएगा ध्यान से। सर्पगंधा क्या है? यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है।
कि सर्पगंधा सिर्फ भारत में ही मिलता है। और ये रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर वाला जो होता है ना, जो रोगी होते हैं, तो उनके निदान के लिए प्रयोग किया जा सकता है सर्पगंधा। ठीक है। जामुन देखिए, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है, जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण होते हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह, डायबिटीज के रोग में सहायता करता है। ठीक है। जामुन क्या है, इससे पाउडर बनाया जाता है इसके बीज से, और फिर वो डायबिटीज लोगों के लिए बेहतर कारगर साबित होता है। ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका सिरका बनाया जाता है, जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक और इसमें पाचन शक्ति के गुण भी मौजूद होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि वायुसारी मूत्रवर्धक जो परेशानी जिनको होता है उनके लिए है, और ये तो पाचन शक्ति के लिए भी बहुत अच्छा चीज़ होता है जामुन। वैसे तो मेरा फेवरेट फल है ये जामुन। इसके बाद अर्जुन देखिए, ताजे पत्तों का निकाला हुआ ये रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। ठीक है। यह रक्तचाप की नियमित के लिए भी लाभदायक है, नियमितता के लिए, है ना। अगर आप अर्जुन का अगर सेवन करते हैं, तो ये इनके पत्तों का सेवन करते हैं, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहेगा, बैलेंस में रहेगा। इसके बाद है बबूल। इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक है। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। बबूल जो है ना, बबूल जो कांटेदार होता है ज़्यादातर, ये खासकर मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलता है, लेकिन उत्तर भारत भी जहाँ तहाँ देखने को मिल जाता है। वैसे हमारे भी क्षेत्रों में आसपास में थे पहले, लेकिन अब तो इसको काट करके हटा दिया गया है, बिल्कुल अब नहीं दिखता है कहीं। ठीक है। तो इसके पत्ते जो हैं आँख की फुंसी के लिए लाभदायक होते हैं, और इससे प्राप्त जो गोंद होता है ना, गोंद इसका जो निकलता है, तो इसका प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। ठीक है। इसके बाद नीम है। नीम देखिए, जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। ये तो नीम बहुत अच्छा चीज़ है ना। जैव और जीवाणु प्रतिरोधक तो है ही है। इससे आप दत्वन भी कर सकते हैं। अगर इस रेगुलर आप इसका प्रयोग करते हैं, तो आपका शरीर में किसी तरह का रोग जल्दी देखने को नहीं मिलता है। तुलसी पादप है, सर्दी खांसी जुकाम में काम देता है, ये तो सभी को पता है, ये घर की दवा है ये तुलसी पादप। कचनार देखिए, ये फोड़ा जो कि अल्सर जिसको कहते हैं, वह दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। इस पौधे की जो जड़ होता है, जो कली होता है, ये पाचन शक्ति में आपको मदद करेगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि अपने क्षेत्र के औषधीय पौधों की पहचान करो। अब बताओ कमेंट करके कि इन सब में कौन कौन सा पौधा जो है, प्लांट है, आपके आसपास देखने को मिलता है, या फिर आपके आसपास में कौन कौन सा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन सब में से कौन कौन सा पादप आपके यहाँ पाई जाती हैं, और इसके अलावा भी कोई अगर वैसे कोई पादप है जो कि औषधि की तरह है, उसे भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो ये था आज का सेशन। ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।